नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और एचएसएससी के जो आपके एग्जाम हुए थे 2 से लेकर 5 अगस्त तक के, उसका हमने क्या है यहाँ पे डिटेल एनालिसिस शुरू किया है। और अब तक कंप्यूटर की हम कंप्लीट एनालिसिस कर चुके हैं जो आपके 2 से लेकर 5 अगस्त तक पेपर हुए थे, जो आपके ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग, यानी ऑफिशियल की में जो आपके आंसर की माने गए थे उसी अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन करें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग। और आज हम करेंगे आपके साइंस के क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं यहाँ पे, उनको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे दिया गया कि वायुमंडलीय दबाव जो दिया गया है उसको मापने का यंत्र कौन सा होता है। तो वायुमंडलीय दबाव या हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोल सकते हैं, तो इसको हम दूसरा क्या नाम है, तो इसका बैरोमेट्रिक प्रेशर भी इसको बोला जाता है। एटमॉस्फेरिक या बैरोमीटर प्रेशर भी इसको बोला जाता है। तो इसके लिए किसका यूज होता है, तो बैरोमीटर का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपको पता है कि जो बार जो है वो किसकी यूनिट है, बार आपकी यूनिट रहेगी किसकी, प्रेशर की। और इसी के अकॉर्डिंग जो है ये किसका, बैरोमीटर जो आपका वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए काम आता है। नेक्स्ट देखिए, जो दूसरा दिया गया है एमीटर, तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको मेजर करने के काम आता है आपका एमीटर। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसकी यूनिट कौन सी होती है, तो एम्पियर होती है, एम्पियर। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका नाम रखा गया कौन सा, एमीटर, जो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको मेजर करने के काम आता है। नेक्स्ट देखिए गैल्वेनोमीटर, जो कि ये भी आपका सेम जो है एमीटर की तरह ही काम करता है। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के, तो ये चीज बस आपको यहाँ से ध्यान रखनी। इसके अलावा 2-3 एक और है जो कि आप ध्यान रखोगे, कौन सा, एक आपका हाइग्रोमीटर, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है हाइग्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर कौन सा है कि आपका जो ह्यूमिडिटी जो है, आप एक जो सापेक्ष आर्द्रता जिसको हम बोलते हैं, आर्द्रता, उसको मेजर करने के लिए, या हम ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं, उसको मेजर करने के काम आता है कौन सा, हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है वो आपका पानी का हो जाएगा, लेकिन हाइग्रोमीटर जो है किसका, आपका ह्यूमिडिटी का, आपका आर्द्रता से जुड़ा हुआ हो जाएगा। तो आप बस ये ध्यान रखें, यहां से आपके कोई भी क्वेश्चन आए बस वो जो है गलत नहीं होने चाहिए। और जैसे ही हम क्या करते हैं, पृथ्वी से ऊपर की साइड जाते हैं, यानी अंतरिक्ष की साइड जाते हैं, तो क्या होता है, तो वायुमंडलीय दबाव जो है वो कम होता जाता है। यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने के बाद क्या आपका वायुमंडलीय दबाव जो बोला जाता है वो कम होता जाता है। बस आपको यही जो है वो ध्यान रखना है। और बैरोमीटर जो होता है, अगर उसकी रीडिंग में आपका डिफरेंस आता है, क्या फर्क आता है कि अगर जो रीडिंग जो है बैरोमीटर की, वो अगर आपकी क्या आती है, तो अचानक एकदम से आपकी जो है डाउन चली जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि आंधी या तूफान आने की संभावना होती है एकदम से नीचे आने की। और एकदम से अगर जो है वो अगर वो धीरे धीरे नीचे आता है, अगर वो एकदम से नीचे आए तो यानी आंधी की बात है, और अगर धीरे धीरे नीचे है तो वर्षा आने की संभावना होती है। तो बस ये कुछ एक डाटा है वो आपको ध्यान रखना है यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका दिया गया कि डैश आर द क्रिएटेड ड्यूरिंग द जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड यूज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर। तो आपका निम्न आवृत्ति की विद्युत शक्ति के उत्पादन संचरण में प्रयोग की जाती है कौन सी, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू ए आपका सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन, यानी कि आपका ब्राइन के जलीय विद्युत विलयन में से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, तो NaOH बनाने के लिए अपघटित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये आप एक बार जो इसको ध्यान से नोट करें, क्या हो जाएगी, 2NaCl, यानी आपका नमक जो हो गया, आपका जो सलाइन वाटर जिसको हम बोल सकते हैं, इसके साथ ही आपका क्या पानी मिलाया जाता है, तो ये आपका सलाइन वाटर हो गया। इसमें से जब पास किया जाएगा तो क्या बनेगा, NaOH, और आपके साथ में क्या, Cl2 जो कि गैस है, और एक आपका H2 जो कि गैस है। अब देखिए यहाँ पे जो NaOH दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या, क्षार कहते हैं, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका क्षार होता है। इसके अलावा जो आपका Cl जो आपका दिया हुआ है, इसका मतलब आपका क्या होता है, क्लोर। तो अब देखिए क्या बना यहाँ से, क्लोर क्षार, आपका कौन सा, क्लोर एल्काली हम बोल सकते हैं, क्योंकि क्षार का आपका मतलब एल्काली होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, रोहू, कटला और हिल्सा जो है वो किसकी वैरायटी रहेगी, तो ये आपकी किसकी, फिश की रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और अगर फिश की हम बात करें तो पीसी कल्चर किससे जुड़ा हुआ है, तो आपका फिश से जुड़ा हुआ है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। और इसके साथ ही जिसको हम मत्स्य पालन भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो कि आपका नीली क्रांति जो किससे जुड़ी हुई है, तो वो भी आपकी मछली पालन से जुड़ी हुई है, नीली क्रांति। अब यहाँ पे देखिए जो आपके सामने ये फिश दी हुई है, कौन सी, एक हिल्सा कौन सी रहेगी, तो हिल्सा जो है ये आपकी नेशनल फिश है, नेशनल फिश। और किसकी है ये भी ध्यान रखना है, किसकी, बांग्लादेश की आपकी नेशनल फिश रहेगी कौन सी, हिल्सा। इसके अलावा जो कटला दिया हुआ है, तो कटला कौन सी है, ये आपके साउथ एशिया की पॉपुलर फिश रहेगी, साउथ एशिया की। और इसके अलावा जो आपकी रोहू दी हुई है, तो रोहू कहाँ की रहेगी, तो ये आपकी नॉर्थ इंडिया की पॉपुलर रहेगी, नॉर्थ इंडिया की आपकी पॉपुलर फिश रहेगी कौन सी, रोहू। तो बस ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पे,
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद द एसिड टू गिव साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देते हैं साथ में ये, तो वाटर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं कौन से, पोटेशियम और सोडियम, इनको किस में रखा जाता है, तो ये जो है वायु के साथ एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आने के बाद क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, तो इसीलिए इनको जो है केरोसिन के तेल में रखा जाता है या कोई अदर जो ड्राई आपके ऑयल हो जाएंगे उनके साथ रखा जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है केरोसिन के तेल में इनको रखा जाता है। हाइड्रोजन जो दिया हुआ है आपका सबसे लाइटेस्ट मेटल अगर पूछ ले तो वो कौन सा, हाइड्रोजन रहेगा। और इसके साथ हाइड्रोजन जो है इसकी खोज किसने की, तो कैवेंडिश ने जो है कैवेंडिश ने जो है इसकी खोज की थी, किसकी, हाइड्रोजन की। बस आप ये चीज यहां से ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट, और इसमें शायद जो आपका सबसे हल्की धातु, दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो सबसे हल्की धातु और सबसे हल्की धातु और दूसरी सबसे हल्का तत्व। तो सबसे हल्की धातु जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, तो धातु तो आपकी रहेगी लिथियम जो सबसे हल्की धातु। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस जो होगी वो आपका तत्व में यानी एलिमेंट में काउंट होगा, और धातु अगर पूछ ले तो आपकी लिथियम हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे है कि किम्बरले जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किम्बरले किसके, तो आपकी हीरे की खान। ऑप्शन नंबर बी। हीरे को हम क्या बोलते हैं, तो डायमंड बोलते हैं। और डायमंड आपका क्या रहेगा, वो धातु जो कि आपकी लश्चर है, यानी जिसमें जो आपकी चमक होती है, जो एक अधातु है। और ये किसका, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप भी अगर पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा, कार्बन का, वो भी आपका डायमंड रहेगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ ले सबसे कठोर तत्व, सबसे हार्डेस्ट आपका पूछ ले तो कठोर भी आपका कौन सा, डायमंड हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा प्लेटिनम जो दिया हुआ है, प्लेटिनम को क्या बोलते हैं, तो व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम। और जो सिल्वर जो है, सिल्वर को हम एजी से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, यानी भूकंप के समय जो है आपकी एनर्जी रिलीज होती है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हाइपोसेंटर। बस आपको ये ध्यान रखना, हाइपोसेंटर, या हाँ हिंदी में भी इसको हाइपोसेंटर है। तो देखिए भूकंप के समय जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस बिंदु को आपका हाइपोसेंटर बोला जाता है। इसके अलावा एक भूकंप से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप जो है उसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। सिस्मोग्राफ बोल सकते हैं या सिस्मोमीटर भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों जो है इनका यूज किसके लिए, आपके जो है भूकंप की आपकी तीव्रता देखने के लिए कि ये कितना जो है भूकंप आया उसको मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ का। और भूकंप जो आपका किस में मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। रिएक्टर स्केल में जो है इसको मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि आपका जो बिच्छू पत्तियों के चुभने वाले रोम डैश का अंतक्षेपण करते हैं जिससे जलन युक्त दर्द होता है। बिच्छू पत्तियां क्या है, एक पौधा होता है जिसकी आपकी पत्तियां जो है वो हमारे साथ टच होने के बाद क्या होता है, एक बर्निंग पेन जैसा हमें फील होता है। तो वो किसकी वजह से होता है ये पूछा गया, तो वो आपका कौन सा, मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, या मिथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, या इसको क्या फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और फॉर्मिक एसिड आते ही आपके ध्यान में आ गया होगा ये कौन सा एसिड है, ये वही एसिड है जो कि आपका लाल चींटियों में पाया जाता है। लाल चींटियों में पाया जाने वाला एसिड कौन सा, तो आपका फॉर्मिक एसिड, और वही आपका जो है मिथेनोइक एसिड उनको बोल सकते हैं, या जो आपका बिच्छू पत्तियों में पाए जाने वाला यही रहता है। तो आपका राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग स्टील विद ए थिन लेयर ऑफ। तो गैल्वेनाइजेशन किसके लिए, आपकी स्टील और आयरन जो होती है उसको आपका रस्टिंग से बचाने के लिए, आपका कोरोजन से बचाने के लिए किसकी एक परत चढ़ाई जाती है इसके ऊपर, किसकी, तो वो किसकी चढ़ाई जाती है, तो जिंक की चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। इसमें क्या है, जिंक का आपका एक घोल बनाया होता है और उसी में जो है आपका स्टील या जो भी जिस पर हमें परत चढ़ानी होती है, एक पतली सी लेयर चढ़ानी होती है, उसको क्या उसको उस घोल में जो है उस सोल्यूशन में उसको डिप किया जाता है, उसमें उसको डुबाया जाता है। तो उसके ऊपर एक लेयर जो परत जो है वो चढ़ जाती है। तो कौन सी हो जाएगी आपकी, जिंक। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक कूलाम आवेश बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी चाहिए, कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। तो आपको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन जो है कितना होता है, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज कितना रहता है, तो 1.6 गुणा 10 की पावर 19 गुणा 10 की पावर 19 जो है ये आपका कूलाम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा। जब यहाँ पे एक कूलाम की बात की गई है तो इसको जो हम इस साइड ले आएंगे इसके नीचे, यानी कितना बन जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर जो है यहाँ पे -19 आएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है कितनी इलेक्ट्रॉन की आपकी कितनी होती है, तो -19 होती है। जब यहाँ पे लेके आएंगे तो इस साइड आ जाएगा और ये आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखिए ये जो -19 है ये ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर 19 और डिवाइड में 1.6 बचेगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पे 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो इससे जो है इस तरह से आप क्या है कूलाम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे कि ए बुलेट मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड और कैन जस्ट पेनेट्रेट 2 प्लेट। तो क्या है, 2 प्लेट जो है उसके अंदर से जा सकता है। यदि उसी बुलेट की गति को जो है 2 गुना कर दिया जाए तो ऐसे फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी जिनमें से ये आर पार हो जाएगी। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, जो आपकी बुलेट जो है उसकी वेलोसिटी कौन सी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो हाफ mv²। तो क्या हो जाएगा, हाफ mv²। अब देखिए यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, जो वेलोसिटी जो है, अब इसको बड़ा करते हैं, देखिए हाफ mv²। तो देखिए अब अगर हम वेलोसिटी को दुगुना कर देंगे तो इसका स्केयर है, तो यानी कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। यानी कितना, 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए जो पहले कितनी थी, तो पहले ये 2 आपकी जो प्लेट है उसमें से जा सकता था, 2 प्लैंक में से। अब जो है 4 गुना और बढ़ गई, तो यानी 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी 57 का राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि डैश इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्टर। तो जैसे कि हमने अभी बात की कौन सी, एक तो आपकी डायमंड है जो कि आपकी चमकदार होती है, दूसरी आपकी कौन सी, आयोडीन रहेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा जो ब्रोमीन दी हुई है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु या नॉन मेटल हम कह सकते हैं जो कि आपकी क्या है, रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है। रूम टेम्परेचर पर आपकी लिक्विड फॉर्म में होने वाली कौन सी, ब्रोमीन रहेगी। और आपकी जो मेटल अगर बात करें, मेटल कौन सी रहेगी, तो वो आपकी जो पारा हम बोलते हैं जिसको, या मरकरी हम बोलते हैं, मरकरी या पारा जिसको बोला जाता है, वो आपकी क्या रहेगी, लिक्विड फॉर्म में रहेगी। एकमात्र धातु और एकमात्र अधातु आपकी कौन सी, ब्रोमीन रहेगी। तो ये दोनों आपको याद रखने, ये एग्जाम में दोनों को दोनों पूछे जा चुके हैं अभी के जो आपके HSSC के एग्जाम हुए थे उनमें। राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट आपके सामने की प्रवाहात्मक को हम क्या बोलते हैं, तो इसको आपका इसको कंडक्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंडक्टेंस। तो आप ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पे जो है पेपर आपका इंग्लिश में मैं इसीलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इंग्लिश में हमारे पास है ही नहीं। तो कंडक्टेंस जो है वो बोला जाता है किसको, प्रवाहात्मक को। और जो कंडक्टेंस जो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितनी आसानी से जो है आपकी पास हो जाए किसी कंपोनेंट से, उसको आपको कंडक्टेंस कह सकते हैं या उसको प्रवाहात्मक कह सकते हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है किसी कंपोनेंट में से कितनी आसानी से जा सकती है, तो वो आपकी क्या रहेगी, कंडक्टेंस हो जाएगी। और ये इसकी जो इकाई क्या होती है, तो ये आपका रेजिस्टेंस, आपका ओम, जो ये आपकी किसकी है, तो ये रेजिस्टेंस की यूनिट रहेगी जिसको हम ओम बोलते हैं। और इसी का ही बिल्कुल अपोजिट होती है आपकी प्रवाहात्मक की यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसका जो है ओल्डर नेम जो है इसको क्या बोला जाता है, ये हमारा ओम हो जाएगा। उसी तरह से इसका क्या है, ये देखिए OHM बोलते हैं इसको, इस वाले साइन को। और ये इसका उल्टा है, तो यानी इसका उल्टा ये MHO जो है इसका मतलब बनता है, ये हम इसको बोलते हैं। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ का बी ऑप्शन। छठा आंसर की माइक्रोमीटर के बाहर एक मैट्रिक की परिशुद्धता न्यूनतम गणना, तो क्या हो जाएगी इसका, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 0.01 mm। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया कि टिंक्चर आयोडीन जो है वो किस में प्रयुक्त होता है। तो 12वें का आपका जो राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इथेनॉल इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि न्यूलैंड ने जो एज्यूम किया था कि दैट ओनली एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर, की कितने एलिमेंट जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, तो कितने, 56। ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर रहेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर वर्तमान की बात करें तो कितने, 118 एलिमेंट जो है वो आपके पीरियोडिक टेबल में रहेंगे। और पीरियोडिक टेबल में आपके कितने ब्लॉक होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके SSC के एग्जाम में। तो आपके कितने, तो 4 ब्लॉक होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। आप देख सकते हैं आपके जो पीरियोडिक टेबल आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, बाकी इसको शेयर भी कर दिया जाएगा। तो इसमें कितने, 4 ब्लॉक होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। अब देखिए जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, एक तो आपके उसमें इस तरह से आपकी होती है, एक आपकी इस तरह से। तो जो आपकी इस तरह से जो आपकी जो लाइनें होती है, या हम जिसको हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, तो वो आपकी कितनी होती है, तो 7 होती है। और इन 7 में आपके कितने होते हैं, तो आपकी इनको पीरियड बोला जाता है, पीरियड बोला जाता है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है या इनको सीरीज कह सकते हैं, पीरियड या सीरीज जो होती है वो कितनी होती है, तो 7 होती है, ये आप ध्यान रखोगे। और इसके अलावा जो है आपकी कौन सी, जो ग्रुप जो होती है, ग्रुप किसको बोलते हैं, तो जो आपके वर्टिकल जो होते हैं उनको ग्रुप बोलते हैं। और ये कितने होते हैं, तो ये आपके 18 होते हैं, बस आपको ये ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे कि पीतल जो है वो आपकी किसकी मिश्र धातु है, पीतल या हम जिसको ब्रास कहते हैं, तो ये किसका एलॉय है, किससे बनता है। तो ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया, हो सकता है आगे भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, कॉपर और जिंक जो है इसको मिलकर क्या बनता है, तो हमारा ब्रास बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो कि कॉपर और आपका कौन सा, टिन जो दिया हुआ है, कॉपर और टिन जिसको हम बोलते हैं, ये किसका आपका जो रहेगा, तो ये आपका कांस्य बनता है, इससे कांस्य जिनको हम क्या, ब्रोंज बोलते हैं। आई थिंक आपने सुना भी होगा, ब्रोंज मेडल जो कि कांस्य पदक होता है, तो ये आपका किसका, कॉपर प्लस टिन का बना होता है। तो ये आप ध्यान रखोगे। और यहां पे जो राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। नेक्स्ट देखिए कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स पावर, एक सेकंड,
पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइंग फोर्स इज रिलीज, यानी कि जब क्या है, जब इसके ऊपर फोर्स लगता है किसी मेटल के ऊपर और जब वो फोर्स हटा लिया जाता है तो दोबारा से वो अपनी वापस शेप जो है वो अपनी रीगेन कर लेता है, यानी उसी फॉर्म में वापस आ जाता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, तो वो हमारी इलास्टिसिटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारा रबड़ जो होता है, रबड़ को हम क्या करेंगे, जब इसके ऊपर दबाव देंगे तो ये पिचक जाएगा, यानी ये जो है कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन जब हम इसमें से अपना जो फोर्स जो है हटा लेंगे तो ये वापस अपनी शेप रीगेन कर लेगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा कि एक तो स्टील होता है आपका, स्टील, और एक आपका रबर होता है। तो स्टील और रबर में से जो स्टील जो है इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है किसके अकॉर्डिंग, रबर के अकॉर्डिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर, बस आप ये ध्यान रखोगे। इसके अलावा आपकी मेलाबिलिटी, और आपकी मेलाबिलिटी आघातवर्धता का मतलब क्या होता है, तो आपकी जो पीठ के जो चादर की फॉर्म में जो बनाया जाती है, या उनको जो एक चादर की फॉर्म में जो बनाया जाता है किसी धातु को, वो हमारी आघातवर्धता या मेलाबिलिटी उसको बोलते हैं। ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कि पोटेशियम जो दिया होता है उसका आपका परमाणुक द्रव्यमान क्या होता है, पोटेशियम का आपका एटॉमिक मास कितना होता है, तो कितना होता है, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 39। आप इसको कर सकते हैं पोटेशियम, जिसको हम किससे, के से डिनोट करते हैं, और ये हाईली रिएक्टिव आपका रहेगा। हाईली रिएक्टिव मेटल जो है कौन कौन से, तो जैसे पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये जो है आपके किसमें एक सीरीज में चलते जाते हैं। जिस तरह से जैसे जिस तरह से नीचे जाएंगे इनकी जो है रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन से, कैल्शियम और पोटेशियम और सोडियम जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए कि उस धातु का नाम बताइए जिसमें लोहा नहीं होता। तो लोहा नहीं होता, लोहा यानी कि आयरन नहीं होता, तो यानी कि नॉन फेरस मेटल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। या हम क्या कह सकते हैं, जिसमें लोहा होगा वो जिसमें आयरन कंटेंट होता है उसमें क्या, वो हमारी फेरस होगी, और जिसमें नहीं होगा वो तो हमारी नॉन फेरस हो जाएगी। तो दोनों के दोनों यहाँ से क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए कि विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट फोर्स। तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, प्रेशर इंटू एरिया। कैसे कि आपका फॉर्मूला क्या बनता है, कि आपका प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रेशर का आपका होता है कौन सा, फोर्स अपॉन एरिया। और यहाँ पे किसका पूछा गया, तो फोर्स का पूछा गया, तो क्या बन जाएगा आपका प्रेशर इंटू एरिया, यानी फोर्स का क्या हो जाएगा आपका प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। इसके अलावा फोर्स का आपका दूसरा भी होता है कौन सा, मास इंटू एक्सेलरेशन जो है, ये भी आपका फोर्स का फॉर्मूला बनता है। इसके अलावा और कौन सा, प्रेशर की यूनिट पूछी गई थी एग्जाम में, कौन सी रहेगी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो आपकी जो प्रेशर की यूनिट रहेगी, क्योंकि प्रेशर का आपका फोर्स जो वो न्यूटन है, एरिया आपका मीटर स्क्वायर में है, तो कौन सी, मीटर पर स्क्वायर जो है की जो प्रेशर की जो है यूनिट रहेगी। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक बेलनाकार ठोस अपनी दूरी पर 100 जो रेडियन पर सेकंड की कोणीय गति से चलता है। बेलन की त्रिज्या 0.25 है। तो बेलन के आपका क्या पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ सिलेंडर। काइनेटिक एनर्जी पूछी गई, और काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आपको पहले भी हमने डिस्कस किया, हाफ इंटू mv² जो है इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे क्या आएगा, बेलन की त्रिज्या यहाँ पे दी गई है 0.25। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले जो कि यहाँ पे कौन सी, हमें एंगुलर जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया MOI जो है वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइड में 2। ये हमारा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ से निकल जाएगा। मास कितना दिया हुआ है, तो मास यहाँ से देख सकते हैं आप कितना है, तो 20 किलोग्राम है। तो 20 इंटू आर हमारी कितनी है, तो 0.25, तो 0.25 का स्क्वायर डिवाइड में आपका कितना 2 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से हमारा बनेगा 0.625 आपका बनेगा 0.625 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आपका बन जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम एक बार साइड में लिखते हैं, 0.625 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो है हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, और बाकी को एक बार रफ करते हैं। एक सेकेंड, अभी देखिए अब हमारा क्या आ गया, ये हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब हम निकालेंगे यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो कि पूछा गया है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, कि 1/2 इंटू में आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू आपका ओमेगा स्क्वायर, जो कि आपकी क्या है यहाँ पे जो दी गई है आपकी एंगुलर स्पीड। तो ये आपके ये हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है किसकी, 1/2 इंटू में ये क्या आ जाएगी 0.625, और इंटू में हमारी क्या आ जाएगी, जो कि ये दी हुई है 100। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहां से हमारा कितना बनेगा, इसको सोल्व करेंगे 31.25 बनेगा, और इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसका 31.25 है जूल। तो आप ध्यान रख सकते हैं। बस यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और उसके बाद जो है आपका जो, क्योंकि यहाँ पे क्या एंगुलर स्पीड दी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम जो है एंगुलर स्पीड का यूज करेंगे। इसके बाद
नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में जो आपके क्षैतिज जो कि हॉरिजॉन्टल रो कितनी होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कितनी, 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। उनको क्या बोला जाता है, इनको हम पीरियड्स बोलते हैं या इनको हम सीरीज के नाम से भी इनको बोल सकते हैं। कौन सी, जो हॉरिजॉन्टल हमारी रो होती है वो जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल होती है वो कितनी, 7 होती है। तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक क्रिकेटर जो है 150 ग्राम द्रव्यमान के बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की दर से दौड़ते हुए 0.1 सेकंड में पकड़ता है तो उसे बल का अनुभव होगा। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि मास इंटू एक्सीलरेशन हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए मास हमारे पास दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। अब एक्सीलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है, इसको क्या करेंगे हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक्सीलरेशन आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे कितना है, तो 20 मीटर पर सेकंड है, इसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे 0/1 से, तो कितनी आ जाएगी, 200 क्या रहेगी, तो 200 हमारी क्या आ गई, तो ये हमारी एक्सीलरेशन आ चुकी है। क्योंकि एक्सीलरेशन हमारी क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है, और ये 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी आ गई। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया मास दिया है 150 इंटू में 200 हमारे पास ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल आपका बनेगा यहाँ से देखिए 30 और आपका कितना, इसके बाद 3, तो इसको जो है हम किस में, न्यूटन में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 न्यूटन आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 का। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका 81 की द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो रस्टिंग के लिए आपका किसका यूज किया जाता है, एक तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कौन सा, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा जो है हम रस्टिंग से बचा सकते हैं आयरन को और स्टील को, और दूसरा कौन सा है, तो पेंट करके बचा सकते हैं, ग्रीस करके, ऑयलिंग करके। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि बोम्बिक्स मोरिएल जो है ये किसकी प्रजाति है, तो ये किसकी रहेगी, ये एक रेशम का कीड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और रेशम का जो आपकी आपका सेरीकल्चर जो किसका बोला जाता है, तो रेशम के उत्पादन को आपको सेरीकल्चर बोला जाता है। इसके अलावा मधुमक्खी का आपका कौन सा हो जाएगा, एपीकल्चर जो आपका मधुमक्खी से जुड़ा होगा, एपीकल्चर भी बोल सकते हैं, हम इसको बी कीपिंग भी बोल सकते हैं, ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि डैश अपने यौगिक में से तांबे को प्रतिस्थापित कर सकता है यानी रिप्लेस कर सकता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका बनेगा आपका यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन ए यहाँ पे जिंक जो है वो क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है अपने यौगिकों में से तांबे को। क्यों, क्योंकि जो गोल्ड सिल्वर मरकरी जो होती है वो क्या लेस रिएक्टिव होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, आपके तांबे के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा जो जिंक जो है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपका क्या दिया हुआ है, एक आपका मरकरी दिया हुआ, पारा, सोना और चांदी, ये क्या है, इनके अकॉर्डिंग, इनके कंपैरिजन में जो है आपका जिंक क्या है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आपका जो है कॉपर इसको रिप्लेस कर सकता है। बस ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से किस जोड़ी में समान आयाम नहीं है, तो किसमें, ऑप्शन जो है आपका जो 33 का आपका राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जो आपका तनाव जो है और सतही तनाव जो है ये जो है आपके कौन से जो आयाम में नहीं है। बाकी जो है इसका इंग्लिश का हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से आपको सीधा डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, जब लिटमस विलयन जो है नया क्षारीय होता है, नया अम्लीय होता है, तब उसका रंग क्या होता है, तो जब आपका न्यूट्रल जो होता है, जब आपका ना एसिड हो ना बेस हो, तब कौन सा, तो इसका जामुनी होता है या पर्पल इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लिटमस पत्र जो है वो किसका बना होता है, तो लाइकेन का बना होता है। और लाइकेन का मतलब क्या है, ये आपका लाइकेन किससे बनता है, तो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। कवक और शैवाल से मिलकर कौन सा बनता है, तो आपका लाइकेन बनता है। और यही लाइकेन जो है वो आपका यूज होता है किसको, लिटमस पत्र को बनाने के लिए। अब देखिए हरियाणा में भारत में जो आपका पहला लाइकेन पार्क जो है वो बनाया गया। लाइकेन पार्क कहां पे बनाया गया, तो ये आपके उत्तराखंड में बनाया गया, ये भी आप ध्यान रखोगे। और जो लाइकेन जो है इससे आपका लिटमस पत्र बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए लिटमस पत्र में आपका क्या है, इसको चेक किया जाता है किसके लिए, आपका ये एसिड है या बेस है, इस चीज को चेक करने के लिए। अब जब लिटमस पत्र जो है आपका नॉर्मल कलर इसका जामुनी होता है, और जब ये क्या करता है, अम्ल के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है, तो ये क्या करता है, अम्ल नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है, नीले को लाल में अम्ल। और जब क्षार के साथ कॉन्टेक्ट में करवाया जाता है, तब क्या आपका ये लाल को नीले में कन्वर्ट कर देता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो अम्ल जो है वो आपका लिटमस पत्र के रंग को किसको, आपको जो नीले को लाल में चेंज करता है, और आपका क्षार जो है वो लाल को नीले में चेंज करता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि आपके सामने 53 जो है ये रिएक्शन दी हुई है, और आपको ये पूछा गया कि यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे मिथेनॉल आ जाएगा। मिथेनॉल जिसका हम क्या बोल सकते हैं, CH3OH जो हम बोल सकते हैं मिथेनॉल। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विच मेटल इज लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर कौन सी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे मेटल पूछा गया, तो मेटल कौन सी आपकी मरकरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा कॉपर के साथ जैसे हमने पढ़ा कि इसका कॉपर प्लस जिंक जो है वो मिलकर क्या बनाता है, और कॉपर आपके साथ टिन प्लस मिलकर क्या बनाता है, तो ये कमेंट कर देना। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले जो है इसको डिस्कस किया है। इसके बाद
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 12वां क्वेश्चन, एब्सोल्यूट चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर आपका एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो है ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन का पूछ ले तो आपका कितना आ जाएगा, तो 1.6 इंटू जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो ये आपका किसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा। बस ये आपको दोनों ध्यान रखने, इलेक्ट्रॉन का हमने अभी अभी जो है किया है, जहां पे हमने जो कूलाम के बारे में डिस्कस किया था, अब वहां पे प्रोटॉन का भी आ सकता है, तो उसको आप इस तरह से करेंगे, बाकी आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, 1 इंच जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 इंच आपके ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो रहेगा यहाँ पे 18वां क्वेश्चन, डैश डील विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेज समटाइम्स वॉल्यूम एल्सो ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। कौन सा, तो आपका रस समीकरण जो मिति आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 19वां, 1 फीट जो है कितने के बराबर होता है, तो 1 फीट आपकी कितने इंच के, तो ये 12 इंच के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा 1 फीट हम करें या 1 फुट हम करें, ये जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हरित कौन सी गैस जो है हरित प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 26वां, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो आपको ये बताना है निम्न में से मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपका कौन सा हो जाएगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कौन सी सबसे ज्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये सारे के सारे आपके जो है सीक्वेंस में रहेंगे। यहाँ पे आपका कौन सा गोल्ड इसके अकॉर्डिंग सबसे कम रिएक्टिव रहेगा, और जो राइट आंसर बनेगा कौन सा, पोटेशियम और सोडियम जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इनको क्या है जो इन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आने के लिए इनको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। बस आप ये ध्यान रखोगे, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे दोबारा से वही क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किया कि एक तो आपकी धातु भी पूछ ली और अधातु भी पूछ ली। जो आपकी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है तो अधातु कौन सी हो जाएगी, ब्रोमीन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो आयोडीन के बारे में हम बात ही कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए 33 की द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा इज रेफर टू। तो क्या होती है ये, तो ये आपकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा 33 का। इसके बाद 34 देखिए यहाँ पे पीने के लिए जो आपको उपयुक्त जल जो है वो क्या कहलाता है, तो पीने का आपका पेयजल हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए किसी खंड का आपका द्रव्यमान यानी कितना है 87.2 ग्राम है, और उसका आयतन कितना है 25 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके घनत्व का सही आंकड़ा क्या होगा, देखिए घनत्व यानी कि डेंसिटी यहाँ पे पूछी गई। डेंसिटी हमारी क्या होती है, तो मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो हमारी डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे सारा डाटा दिया हो, बस हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो डेंसिटी की आपकी क्या हो जाएगी, तो मास हमारा कितना है, तो 87.2 जो हमारा मास हो जाएगा। और आपका आई थिंक दिख नहीं रहा है, एक बार इसको चेंज करते हैं। देखिए कितना आएगा यहाँ पे 87.2 जो है हमारे पास क्या है मास, और वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, तो 25 है। जब हम इसको कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो लगभग 3.488 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा बनेगा आपका ऑप्शन सेकंड सॉरी, देखिए 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है ये रह जाएगा। आप ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बस आपको ध्यान रखना है, देखिए कई बार क्वेश्चन क्या है सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी आते हैं। तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और अगर आपका मास का पूछ ले, यहाँ पे मास पूछ लेता तो आपका कौन सा डेंसिटी इंटू में आपका वॉल्यूम हो जाता। तो इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी क्वेश्चन आते हैं, तो बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द क्वांटिटीज एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कौन सा 38 का राइट आंसर बनेगा, कौन सा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे माइकल फेराडे जो है राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, तो इसने प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। इसके अलावा न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, न्यूटन के आपके तीनों लॉ के बारे में आपको पता ही होगा, काफी आसान है और इनको एक दो बार पढ़ के भी जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि सीने बार जो है वो आपका क्या है, तो सीने बार क्या रहेगा, ये आपका HGS रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसको क्या बोला जाता है मरकरी सल्फाइड हम कह सकते हैं। क्या, मरकरी सल्फाइड हम कह सकते हैं किसको, सीने बार को। तो आपका कौन सा HGS जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि विच ऑफ दीज काज द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, तो पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, सभी जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 52 जो दिया गया कि डैश एक जो उष्मोत्सर्जी जो है प्रक्रिया है, तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे रेस्पायरेशन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है।
तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि जिसमें क्या है आपकी जो हीट जो है वो निकलती है किसी रिएक्शन में, उसको हम क्या, जो हीट रिलीज होती है उसको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक बोला जाता है। इसी में आपकी कौन सी श्वसन आ जाएगी, रेस्पिरेशन में, जिसमें क्या है हीट निकलती है। दूसरी आपकी कौन सी है, ये आपकी एक्सोथर्मिक है। दूसरी आपकी एंडोथर्मिक हो जाएगी। और एंडोथर्मिक में क्या होती है, जो आपकी हीट जो है उष्मा जो होती है उसकी आपका अवशोषित किया जाता है, वो आपकी एंडोथर्मिक में आ जाएगी। और यहाँ पे जो पूछा गया जो उष्मोत्सर्जी जो रिलीज करती है वो कौन सा आपका श्वसन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद 53 देखिए, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी वायर में कन्वर्ट करने के लिए किसका, तो आपका जो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा आपका तन्यता, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे डक्टिलिटी जो हम बोल सकते हैं, जो आपका जो धातु जो है उसको तारों के रूप में चेंज करने वाला आपका डक्टिलिटी हो जाएगा या तन्यता। मैलाबिलिटी आपकी कौन सी, आघातवर्तिता, जिसमें आपको पीठ के चादर के रूप में बनाया जाता है। ब्रिटलनेस, भंगुरता, यानी कि वो जल्दी ही टूट जाती है, उसमें बिल्कुल भी जो है सहन करने की कैपेसिटी नहीं होती। टफनेस, जो वो कठोरता हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि गैल्वेनाइजेशन में जो स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए एक पतली सी परत चढ़ाई जाती है, किसकी चढ़ाई जाती है। आई थिंक आप बता भी दोगे। चलिए 55 आप पे छोड़ दें, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन के 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि गैल्वेनाइजेशन में किसकी परत चढ़ाई जाती है। चलिए इसका राइट आंसर भी देख लेते, क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा या जस्ता हम जिसको बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो दिया गया कौन सा, लोहा। लोहा जो है इसका आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, आयरन का तो आपका 26 होता है, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 13 होता है। इसके अलावा जिंक जो दिया गया, जिंक का एटॉमिक नंबर आपका कितना, 30 हो जाएगा जिंक का एटॉमिक। और आपका जो कौन सा यहाँ पे तांबा, जो कॉपर दिया गया, कॉपर का कितना आपका 29 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एटॉमिक नंबर की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए कि चतुर्थ आपका परमात्रा संख्या, यानी फोर्थ जो आपका क्वांटम नंबर जो किससे जाना जाता है, तो आपके 4 क्वांटम नंबर होते हैं। कौन कौन से, पहला तो आपका होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है पहला। दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा आपको ध्यान रखना एजीमुथल, आपका एजीमुथल जो आपका क्वांटम नंबर होता है, या जिसको हम एंगुलर मोमेंटम जो बोल सकते हैं दूसरा। इसके अलावा तीसरा कौन सा, तीसरा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं। और चौथा आपका कौन सा, तो स्पिन क्वांटम नंबर होता है। अब यहाँ पे कौन सा पूछा, चौथा पूछा, तो चौथा कौन सा आपका स्पिन वाला हो जाएगा। 59 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 60वां क्वेश्चन देखिए कि आवर्ती जो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी आपकी यूनिट क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की एसआई यूनिट की क्या होती है, तो अभी हमने डिस्कस किया क्या, मास अपॉन वॉल्यूम होती है डेंसिटी, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी। चलिए कमेंट कर देना, ये क्वेश्चन एक तो आपके लिए छोड़ ही देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट की आपकी वैक्यूम में क्या होती है, तो 3.0 × 10⁸ जो है मीटर पर सेकंड रहेगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि विच ऑफ दीज काज द एसिड रेन, एसिड रेन जो है किसकी वजह से होती है, तो जितना भी हमारा जो प्रदूषण होता है उसकी वजह से आपकी कौन सी सल्फर डाइऑक्साइड होती है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उनकी वजह से जो क्या है आपकी एसिड रेन जो है वो होती है, जो आपकी जैसे ताजमहल जो है एग्जाम्पल उसको जो है खराब कर रहा है। तो ये आपका कौन सा, तो एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद 70 की द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट जो है आपका क्या रहेगा, तो इसका आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 6.626 × 10⁻⁻³ जूल सेकंड, ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट आंसर बनेगा 70 का। नेक्स्ट देखिए कि द शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल सरफेस इज कॉल्ड, तो आपकी कौन सी जो शाइनिंग प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम क्या, लस्टर बोलते हैं, जो कि पहले भी आ चुका है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट आपके सामने दिया गया कि आपकी निम्न में से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है, तो कौन सी नहीं होगी, तो 73 का राइट आंसर बनेगा यहाँ पे कौन सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो आपकी नोबल गैस नहीं है। तो नोबल गैस पहली बात तो कहाँ पे, तो ग्रुप 18 में आती है। ग्रुप 18 जो है वो आपका किसका है, तो नोबल गैस का रहेगा, नोबल गैस का ग्रुप 18। इसमें आपकी कौन कौन सी आती है, तो आपकी नोबल गैस कौन कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे जो देखिए एक तो आपकी हीलियम है, दूसरी आपकी नियोन है, तीसरी आपकी आर्गन है। हीलियम, नियोन, आर्गन, चौथी आपकी कौन सी, क्रिप्टोन हो जाएगी, जो आपकी कौन सी, क्रिप्टोन। इसके बाद आपकी कौन सी, जेनोन हो जाएगी और रेडोन हो जाएगी, जिनोन, रेडोन, और आपकी कौन सी, ओक्सेनोन, ओजी जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपकी कितनी, ये सारी की सारी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये नोबल गैस कहलाती है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिया गया है ये आपका जो है एक नोबल गैस नहीं है, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, तो ये आपकी क्या कहलाती है, तो ये आपकी मोलेलिटी कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। कौन सी, मोलेलिटी, जो कि आपकी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि आपकी प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोल्यूशन। इसके अलावा जो आपकी मोलेरिटी जो दी हुई है ये क्या कहलाती है, तो द नंबर ऑफ मोल सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन कहलाती है। पर लीटर में अगर आपकी हो तो कौन सी, मोलेरिटी हो जाएगी, और पर किलोग्राम हो तो आपकी मोलेलिटी हो जाएगी। इसके बाद
नेक्स्ट आपके सामने 78 दिया गया है कि आपको कैथोड किरणें जो है ऋण आवेशित कणों से बनती है, तो वह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पे देखिए द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड, तो 78 का कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए कि द एटम्स विद द सेम मास नंबर बट द डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिसमें क्या है आपके भार जो है, परमाणु भार जिसको हम बोल सकते हैं, वो आपका क्या रहेगा, समान रहेगा और परमाणु संख्या जो है वो भिन्न रहेगी। वो क्या आपकी आइसोबार हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है, आइसोबार, जिसको हम समभारिक भी कह सकते हैं, समभारिक या समदाबीय जो यहाँ पे दिया हुआ ये हो सकता है। इसके अलावा जो आइसोटोप्स जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर सेकंड, या इसको समस्थानिक बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि आपकी परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या जो वो आपकी समान होगी, किसमें, जो समस्थानिक आइसोबार आइसोटोप में आपकी कौन सी परमाणु संख्या जो वो समान रहेगी और परमाणु भार जो है वो भिन्न रहेगा, भार जो है वो अलग रहेगा, तो वो आपका आइसोटोप रहेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें आपके समान द्रव्यमान संख्या है, परमाणु संख्या जो आपकी अलग है, तो वो आपका कौन सा आइसोबार रहेगा। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि गर्म करने पर जो फेरस सल्फेट जो है Fe2O3.SO2 जो है डैश में टूट जाता है, तो किस में टूट जाता है, तो ये आपके सल्फर ट्राईऑक्साइड में टूट जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया है 79 HYSD जो बार है, ये आपकी किसकी फुल फॉर्म रहेगी, तो ये आपकी हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने दिया गया कि SI यूनिट ऑफ वर्क, कार्य की जो है आपकी SI इकाई क्या होती है, तो क्या हो जाएगी, तो 81 का राइट आंसर कौन सा, कार्य की हमारी जूल जो है वो होती है। न्यूटन हमारी किसकी होती है, तो फोर्स की हमारी न्यूटन होती है, कौन सी, फोर्स की न्यूटन होती है। इसके अलावा पास्कल, पास्कल किसकी रहेगी, तो ये हमारी पास्कल किसकी, प्रेशर की हो जाएगी, प्रेशर की। और इसके अलावा वाट जो दिया वो ये हमारी किसकी, पावर की यूनिट हो जाएगी। तो बस ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा देखिए, डैश इज ए गुड इंसुलेटर, आपका जो है विद्युत रोधी, विद्युत का कुचालक कौन है इनमें से बढ़िया, तो कौन सा हो जाएगा, आपका सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा रहेगा 56, डैश इज द वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल एज इज मेजर कंपोनेंट ऑफ CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है CNG, उसका आप जो है मुख्य घटक जो है वो कौन रहेगा, तो कौन सा आपका मीथेन रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा 56 का। 25 देखिए कि डैश इज यूज्ड एज ए फ्लक्स फॉर सोल्जरिंग मेटल, तो मेटल में आपके क्या है, धातुओं को सोल्जर करने के लिए एक प्रवाह के रूप में यूज किसका किया जाता है, तो वो आपका बोरेक्स का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि एक ऐसा पदार्थ जिसमें कई मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे अपने से आसानी से गुजरने की अनुमति दे देते हैं, कौन हो जाएंगे, तो वो आपके कंडक्टर हो जाएंगे, जिसमें से आसानी से जो है फ्लो हो जाएगा, तो आपका कंडक्टर। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए लोहे का शुद्धतम रूप क्या है, तो लोहे का आपका जो शुद्धतम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सी हो जाएगी, तो रोट आयरन, या हम जिसको पिटवा लोहा भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए थे, और इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चन और भी बचे हैं, क्योंकि PDF हमारे पास अभी तक पूरी अवेलेबल नहीं है, तो वो जल्दी ही जैसे ही PDF सारी की सारी आ जाएगी तब आपके साथ दोबारा से डिस्कस किया जाएगा। क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में बताएं। एक छोटा सा प्रयास किया है ताकि आपके जो है सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन जो है, साइंस के डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। इसके बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास हमारी आई थिंक कोशिश करते हैं या तो हिंदी की या इंग्लिश की या हम हरियाणा जीके की लेके आए, तो उसके बारे में बताना, या हम हरियाणा जीके की। और जरूर मैथ और रीजनिंग की जो है स्पेशल क्लास आएगी आपकी, उसमें जो है हम सारे के सारे आपके डाउट क्लियर करेंगे मैथ और रीजनिंग के। जल्दी ही ये क्लास भी आपकी कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।